जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज अपन देखेंगे 28 नवंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका जीके जीएस का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति बेनेश्वर त्यौहार मनाती है? ये बेनेश्वर लिखा हुआ है लेकिन है अपन बेणेश्वर, राजस्थान में बोला जाता है इसे बेणेश्वर। बेणेश्वर त्यौहार ये मनाती है भील जनजाति। भील जनजाति का प्रमुख त्यौहार है और ये राजस्थान में मनाया जाता है माघ शुक्ल पूर्णिमा को, यानी बेणेश्वर महोत्सव, बेणेश्वर त्यौहार मनाया जाता है माघ माह की शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। माघ माह की शुक्ल पूर्णिमा को ये वाला त्यौहार मनाया जाता है और इसे राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है और ये डूंगरपुर ज़िले में मनाया जाता है। राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले का एक गांव है नवाटापुरा, वहाँ पर ये मनाया जाता है। और यहाँ पे 3 नदियों का संगम भी है, सोम, माही, जाखम नदियों का संगम। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किसने नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा? तो ये लिखा था भरत मुनि ने, यानी कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ है ये भरत मुनि का पहला ग्रंथ था। नाट्य शास्त्र ग्रंथ ये भरत मुनि द्वारा लिखा गया और ये भरत मुनि का पहला ग्रंथ था और इसे बोला जाता है पंचम वेद भी। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है और इसमें 6000 सूत्र है। इसमें 6000 सूत्र है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये ध्यान रखना, पंचम वेद वाला ध्यान रखना। और ये भरत मुनि का पहला ग्रंथ था। फिर अगला क्वेश्चन, पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अहमदाबाद, और अहमदाबाद है आपके गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है साबरमती रिवर फ्रंट आश्रम रोड 2023 का इस जगह मनाया गया था। और ये साबरमती का हो गया तो नाम देख ले, तो साबरमती आश्रम। और ये भी पूछा जाता तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1916 में। फिर अगला क्वेश्चन, नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से नीति आयोग का पूर्ण रूप है, यानी नीति आयोग का पूरा नाम पूछा है तो नीति आयोग का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का पूरा हो जाएगा पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक विमोचित की है? तो वह की है M नरवणे ने। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में व्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम यानी नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लागू किया गया? तो वह किया गया 1985 में। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का उद्देश्य यही होता है कि आगे आने वाले पेपर में कैसा पैटर्न रह सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मुझे अगर मैं पेपर दूंगा तो मैं कौन सी गलती नहीं करूंगा। मैं हर पेपर में यही बोल रहा हूँ कि जैसे आप प्रीवियस देखो, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन वो देखने हैं कि मेरे को कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे या करने हैं, कौन से नहीं करने, क्योंकि मेरिट वही डिसाइड करते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जो बिल्कुल किसी को नहीं आ रहे हैं और वो गलती से आपके गलत हो गए तो आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे और उन लोगों से पिछड़ जाओ। तो ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जो सबको आपको आते होंगे। फिर है, निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को।
7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। और 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषक सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषक सप्ताह मनाया जाता है। 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषक सप्ताह मनाया जाता है। फिर है 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर है अगला क्वेश्चन, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है घटना विज्ञान या फेनोलॉजी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है, तो वह नई दिल्ली में। महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है, वह नई दिल्ली में। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम आरंभ किया है, तो वह है गुजरात राज्य ने। फिर अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था, तो ये 1661 में दिया था। फिर अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया था, और इसको दबाने वाला दमनकारी था वो था ह्यूरोज, यानी झांसी की रानी का अंतिम युद्ध भी हुआ था, वो ह्यूरोज के साथ हुआ था 1858 में, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में, और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं नगद पुरस्कार के रूप में। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ये 1961 में शुरू हुआ था, और 2022 में, अभी 23 का दिया नहीं गया, 2022 में ये कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ 3-4। जैसे एक तो है सरिता मोर, अंशु मलिक, ये दोनों कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। एक है प्रणय कुमार और एक है लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन के थे। लक्ष्य सेन और प्रणय कुमार ये बैडमिंटन, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला था। फिर अगला क्वेश्चन, विशेष भृंगवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बास्केटबॉल खेल में। ये भी ध्यान रखना है कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे अभी दीक्षा डागर है, दीक्षा डागर नाम सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा। दीक्षा डागर, इसका संबंध है गोल्फ खेल से, गोल्फ खेल से। इसने एलईटी यानी लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीता, एलईटी का खिताब जीता है, और ये खिताब जीतने वाली ये दूसरी भारतीय बन गई है। और पहली भारतीय वो है आदिति अशोक यानी एलईटी का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, वह आदिति अशोक। और ये आदिति अशोक बेंगलुरु की है। और दूसरा जो एलईटी खिताब जीतने वाली भारतीय महिला है वह है दीक्षा डागर, यह झज्जर हरियाणा की है, और ये ध्यान रखना। और एलईटी खिताब का संबंध है तो वह गोल्फ से, मतलब आपसे पूछा जा सकता है दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है, तो गोल्फ से। आदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, वह गोल्फ से। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थविनियन अधिनियम पारित किया गया, तो वह 1773 में। इसे ही रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है, इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है।
और ये 1773 में पारित हुआ था। और इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इसी के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और एलिजा एम्परे को पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल जनसंख्या अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह है बिहार में। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में है और जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। और सबसे कम जनसंख्या है तो वो है सिक्किम राज्य की। सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम राज्य की। और क्षेत्रफल की बात करें, मतलब एरिया की बात करें, तो एरिया में राजस्थान सबसे 1 नंबर पे है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है तो वह है गोवा। ये भी ध्यान रखना है। चलो फिर अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर घोषक पर लागू होगी? तो यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पुण्य स्मरण के रूप में मनाया जाता है? तो यह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो यह जूट है, बाकी ये सब रबी की फसलें हैं। फिर अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक के नियम का अन्वेषण किसने किया था? आनुवंशिक के नियम का अन्वेषण ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन, 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी अटल भूजल योजना और इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2019 को। इसकी शुरुआत हुई थी, अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी ये अटल भूजल योजना। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? तो वह है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है? तो वह है उत्क्रम पुनः खरीद दर, यानी RR, रिवर्स रेपो रेट, RRR। फिर अगला क्वेश्चन है, चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल लॉन्च की है? तो वह है UPI। और ये ध्यान रखना, UPI की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। UPI की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो इस फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह UPI का पूरा नाम है। और UPI ये लॉन्च हुई थी 11 अप्रैल 2016 को। UPI लॉन्च कब हुई? तो 11 अप्रैल 2016 को UPI लॉन्च हुई थी। और इसमें कोड होते हैं 4 या 6, यानी जो पासवर्ड लगाते हैं वो 4 अंकों में या 6 अंकों में होता है। फिर अगला क्वेश्चन, डेविड कैपेल इंग्लैंड के प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व है जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया था। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो वो क्रिकेट से संबंधित थे। फिर अगला क्वेश्चन, RTGS में लेन देन को RTGS व्यावसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर
संसाधित किया जाता है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, या आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है इसका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फिर अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था शुल्काध्यक्ष। सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को शुल्काध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो फिर एक और किस नाम से अलग अलग जाने जाते? तो एक तो था पोतवाध्यक्ष, 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 और ये था मापतोल विभाग का अध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष कौन था? तो ये था मापतोल विभाग का अध्यक्ष। तो फिर था एक सोनाध्यक्ष, सोनाध्यक्ष, सोनाध्यक्ष था चर्म उद्योग का, ये चमड़ा उद्योग का अध्यक्ष, चर्म उद्योग का अध्यक्ष था सोनाध्यक्ष। और मापतोल विभाग का अध्यक्ष था तो वो था पोतवाध्यक्ष। और एक होता है अपने संस्था अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष, और इसे कहा जाता था व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। तो ये वाले भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन, धननगर या धनगर निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी पूजा करते हैं? तो यह है गोवा की। फिर अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों में से एक है? तो वह है एमडी पात्रा। फिर अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार संसद के उच्च सदन में झारखंड राज्य के कितने सदस्य हैं? तो वह है 6। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896, और 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था। 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था, और ये हुआ था कलकत्ता में। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ? तो ये 1896 में कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला ने। इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला ने, और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 12वें में वंदे मातरम गाया गया, और फिर 10 आगे यानी 22 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, और ये सूरत में हुआ था। फिर 27वां हुआ था, 27वां कलकत्ता में हुआ था, और 1911 में हुआ था। इसमें जनगण मन गाया गया था। तो ये ध्यान रखना, 12वां, 22वां, 23वां और 27वां। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान है? तो एमएस धोनी। और ये 2023 में भी सीएसके के कप्तान यही है, और सीएसके 2023 का विनर भी है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? तो वह है पुनीता अरोड़ा। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगता है? तो वह है लगा था 3 साल का समय लगा था। फिर अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में प्रमुख भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? तो वह थी असम राज्य से। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था अशोक ने। और अशोक की एक उपाधि थी देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से प्रसिद्ध थी, ये भी ध्यान रखना। देवनाम प्रियदर्शी उपाधि प्रसिद्ध थी, और उनकी माता का नाम था शुभद्रंगी, माता का नाम था शुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था, और ये बिंदुसार के बाद में शासक बने थे। और अंतिम शासक थे तो वो थे वृद्ध, अंतिम मौर्य शासक थे तो वो थे वृद्धरथ। और अशोक ने क्या किया? भानुगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ये भी ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में किसने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह है आंध्र प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन, चाम मास्क नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? तो ये भूटान में भी मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, एआई और आईओटी पावर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्टार्टअप ई बाइक ने निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेटरों में किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वह हरभजन सिंह को बनाया है। फिर है सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वह सुनील अरोड़ा। फिर अगला क्वेश्चन, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। फिर है व्यापगत सिद्धांत का सिद्धांत 1848 में अनुपालना में निम्नलिखित से किस रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया? तो देखो यहाँ ध्यान रखना, व्यापगत सिद्धांत या इसे बोला जाता है हड़प नीति। व्यापगत सिद्धांत या हड़प नीति, तो ये लागू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। ये ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी व्यापगत सिद्धांत का जनक या व्यापगत सिद्धांत लागू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। अब इसने कितने को कब्जे में लिया? तो ये ध्यान रखना, पहले यहाँ तो 17, अब इसने किया था 8 शहरों को। तो 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 के 8 आपको सीक्वेंस से ध्यान रखना। पहले सबसे पहले लिया था 17 को, 17। फिर उसके बाद में लिया था जेतपुर, 17 के बाद में जेतपुर। फिर लिया था संबलपुर, संबलपुर। संबलपुर के बाद में था उदयपुर, उदयपुर। उदयपुर के बाद में था झांसी, झांसी। और झांसी के बाद में था नागपुर, नागपुर के बाद में था करौली, करौली। और करौली के बाद में था अवध। अब आपसे देखो, सबसे पहले पूछ लिया आज कि सबसे पहले कब्जे में लिया 17 को, और ये पूछता कि सबसे बाद में किसको लिया? तो वो लिया था अवध को। अब इनको कब कब लिया ये भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछी भी गई है। तो 1848 में तो लिया था 17 को, फिर 1849, फिर संबलपुर को भी 1849, 1848 में 1 को, 1849 में 2 को, फिर यहाँ लिखना 1852, 1852। और 52 से फिर आगे चलते रहना, 53, 54, 55 और 56। यानी कि सबसे अंतिम वाला कब लिया गया? तो 1856 में। किसे? अवध को। और अवध को लिया था कुशासन के आरोप में। तो ये भी ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है कि कुशासन के आरोप लगाकर किसे कब्जे में लिया गया? तो वो लिया था अवध को। कब लिया? 1856 को। तो ये 8 के 8 आपको पता होने चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा स्थित है? तो वह है मिजोरम। फिर अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सूरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो वह है बांग्लादेश में। फिर अगला क्वेश्चन, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के जो अंतर को कहा जाता है तो वह है राजकोषीय घाटा। मतलब कुल राजस्व प्राप्त होगा और उसमें से कितना व्यय हो गया, ये जो निकाल देते हैं तो वो बच जाता है राजकोषीय घाटा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? तो वह मंत्रिमंडल सचिवालय। फिर है ये जीके जीएस का अंतिम क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय में संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो वह है आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 के तहत। और 352 में, तो 352 में वही है राष्ट्रीय आपातकाल, 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। और 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये हो गए अपने 50 जीके जीएस के क्वेश्चन।